हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन के MSO 001 एंड 002। अभी मैंने 003 की फर्स्ट वीडियो डाली क्वेश्चन 1 की। अलॉन्ग विद दैट वी आर स्टार्टिंग MSO 004 एज वेल। उसके बाद जो आपका MSO के असाइनमेंट्स है वो इन दो सब्जेक्ट्स के बाद कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, जो भी आपके असाइनमेंट में जैसे भी मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग। एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, बिकॉज जो जुलाई 24 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सबमिशन डेट है दैट इज 31 दिसंबर। Jan 25 सेशन के स्टूडेंट्स कैन टेक अ चिल पिल, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी जो सबमिशन डेट है दैट इज 31st October. I hope I'm not wrong. So today we are starting MSO 004 Sociology in India with question number 1. Before starting this, let's go to original PDF of IGNOU जो आपको मिली हुई है, जहाँ पे आपकी सारी असाइनमेंट की डिटेल्स मेंशन्ड है। सो दिस इज योर PDF फ्रॉम IGNOU। यहाँ पे MSO लिखा हुआ है आपका फर्स्ट ईयर MA सोशियोलॉजी, आपका जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन। ये एडमिशन सेशन है आपका। आपने जिस सेशन के अंदर एडमिशन लिया है उन बच्चों के लिए असाइनमेंट है। यू हैव योर 4 सब्जेक्ट एंड सबके असाइनमेंट आपको करने हैं। ये 1 PDF में चारों सब्जेक्ट आपके मेंशन्ड है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ सबमिशन दी हुई है। ओके, अक्टूबर नहीं है, 30 सितंबर है जनवरी 25 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स जुलाई 24 इज 31 मार्च। कुछ टिप्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको किस तरीके से प्लान करना, आप अपना आंसर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एंड देन हाउ डू यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर, ताकि आप बेस्ट मार्क्स अपने अचीव कर सको अपने असाइनमेंट में। तो MSO 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। टू भी हमारी सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इन दोनों की वीडियोस चाहिए तो मैंने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल शेयर द फोल्डर लिंक विद यू पीपल, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। MSO 003 का we have started with question 1, and in this video we will be doing MSO 004 Sociology in India के question number 1. As you can see, आपका जो हर एक question है that is of 20 marks each. आपको हर आंसर 500 words में लिखना है। एंड जो आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा वो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपके टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको 5 उप्स, आई डोंट नो ये क्या हुआ। ओके, ये एक्चुअली बंद हो गई PDF। यस, PDF आपकी बंद हो गई थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। हम्म तो आपकी ये 10 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन इसमें से आंसर करने हैं, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन ईच सेक्शन में से सिलेक्ट करने हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। आई रिप्लाई टू यू इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलो अब, without wasting any more time, we will start with our question 1, that is, describe the socio-economic background of emergence of sociology. As you can see, this is our question 1. तो इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स हैं, एंड प्रेजेंटेशन और कंटेंट बहुत मैटर करता है इग्नू में। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखे तो वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। उसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स बताई हुई हैं जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने असाइनमेंट में। सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो के साथ। नाउ सोशियोलॉजी जब मर्ज हुई थी, राइट, एज अ सब्जेक्ट, एज अकेडमिक डिसिप्लिन, तो 19th सेंचुरी के अंदर आई थी, जब सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस यूरोप के अंदर हो रहे थे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये सब जब चेंजेस हो रहे थे तो इसने न्यू सोशल रियलिटीज़ क्रिएट कर दी थी सोसाइटी के अंदर, जिसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ये जितने भी चेंजेस आए थे उसने क्या था, जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा नीड पड़ी कि वो जो कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस सोशल चेंज के। ये जो हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है, इसके पीछे की वजह जानने के लिए सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एमर्ज हुआ। अभी जो एमर्जेंस हुई थी सोशोलॉजी की एज अ सब्जेक्ट, वो मल्टीपल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस थी, जहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा वो है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन।
तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था यूरोप में वो 18-19th सेंचुरी के अंदर आया था, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उससे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जो सोसाइटीज थी वो शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से एक सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटीज का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। बिकॉज अर्बनाइजेशन आ गई थी, जो माइग्रेशन हो रही थी सिटीज़ के अंदर फैक्ट्री जॉब्स के लिए, उसकी वजह से सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गई थी, राइट। एक के ऊपर जो लोग थे वो बसे हुए थे, स्लम्स बन गई थी, सैनिटेशन बहुत ख़राब थी, और न्यू तरीके की सोशल इंटरेक्शन क्रिएट हो गई थी। जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही थी, जो बहुत लिमिटेड थी और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, वो अब सब सिटीज़ के अंदर चेंज हो गया था। फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ लाइक मैनचेस्टर एंड लंदन वो रैपिडली ग्रू हुए, उनके अंदर हमें स्लम्स देखने को मिले, और जो लिविंग कंडीशन थी वहाँ के लोगों की वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। सेकेंड क्लास डिविजन, अब जो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन थी उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर डिविजन आ गई इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट की। जो बोर्जवासी थे, जो ये जो इंडस्ट्रीज ओन करते थे, एक तो फर्स्ट हमारे इंडस्ट्री ओन करने वाले बोर्जवासी, सेकंड हमारे आ गए थे वेज लेबरर्स जो एज अ लेबर काम करते थे, उनको प्रोलिटेरिएट बोला गया था। तो कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की अपने वर्क में, जहाँ पे उन्होंने दास कैपिटल के बेसिस के ऊपर अपना वर्क जो राइट किया था, एंड देयर ही स्टडीड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द प्रोलिटेरिएट या फिर वेज लेबरर्स। ना वर्किंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। जो पहले एग्रीकल्चरल वर्क में जो लोग घुसे हुए थे, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर वर्क, वो अपना बो रहे थे, खा रहे थे, लेकिन अब जो वर्क पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। अब लोग काम कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, जहाँ पे वो फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे थे, और फैक्ट्रीज में भी हर एक पर्सन का अपना स्पेसिफिक काम था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एलियनेशन, लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे, डिह्यूमनाइजेशन वाली फीलिंग लोगों के अंदर बस गई थी। एमिली डर्कहाइम ने इसके ऊपर स्टडी किया था, जहाँ पे उन्होंने एनोमी का कॉन्सेप्ट निकाला था, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नॉर्मलेसनेस लोगों के अंदर आ जाती है, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना भूल जाते हैं। अभी जितने भी चेंजेस आ रहे थे, यहाँ की स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, ताकि हम सोसाइटी को समझ सके, और उसी टाइम पे सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की डेवलपमेंट हुई थी। नाउ सेकंड, हम पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एंड सोशल चेंजेस की अगर बात करें, तो 18th और 19th सेंचुरी में देखा गया कि मेजर पॉलिटिकल अपफेल्स हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का आना हो या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आना हो, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक आइडियल्स और इंडिविजुअल राइट्स की बहुत ज़्यादा बात होने लग गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखा जाने लग गया, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो गया, और डेमोक्रेसी के बारे में की मांग लोग करने लग गए, या फिर डेमोक्रेसी के राइज देखने को मिला। जितनी भी ट्रेडिशनल मोनार्कीज थी, एरिस्टोक्रेसीज थी, वो सब रिप्लेस कर दी गई थी नेशन स्टेट के साथ, जहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस के बारे में बात हुई, और इनकी जो बढ़ चढ़ के आगे ये हमें देखने को मिली भी सोसाइटी के अंदर। अगस्त कॉम्ते, जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, उन्होंने एक ऐसी साइंस और सोसाइटी क्रिएट की ताकि सोशल ऑर्डर फिर से रिस्टोर हो सके। देन सेकुलराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन लोगों के अंदर आए, जितनी भी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन थी उसकी वजह से जो चर्च की इन्फ्लुएंस थी वो वीक होती गई, और लोगों के अंदर एक सेकुलर एंड साइंटिफिक थिंकिंग हमें डेवलप होती हुई और प्रमोट होती हुई देखने को मिली। नेशनलिज्म एंड इंडिविजुअल राइट बहुत ज़्यादा राइज हुए, जहाँ पे सिटीजनशिप, ह्यूमन राइट, इन सब का कॉन्सेप्ट का जो प्रोमिनेंस है वो सोसाइटी के अंदर देखा जाने लग गया, और सोशल स्ट्रक्चर्स हमारे चेंज हो गए। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसकी वजह से लोग क्वेश्चन करने लगे कि सोशल स्टेबिलिटी क्या है, गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, और इंडिविजुअल फ्रीडम हम कैसे गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सोशोलॉजिस्ट अगेन सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करने की बातें होने लग गई, राइट। अब थर्ड हमारा आ जाएगा अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग सोशल रिलेशन। अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी इतनी तेजी से, तो लोग माइग्रेट हो रहे थे रूरल टू अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सोशल टाइज थे रूरल एरियाज के अंदर वो बहुत ज़्यादा लोगों के चेंज हो गए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थी वो कहीं ना कहीं टूट गई थी। जो एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क्स थे वो वीक हो गए, और न्यूक्लियर फैमिली बनना स्टार्ट हो गई, राइट। अब फ्रेडिनांड टोनीस ने ये जेमिनी शाफ्ट, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी, और जेशल
शाफ्ट अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात भी की है। इन्होंने इन दोनों सोसाइटीज को डिस्टिंग्विश किया है, डिफरेंसेस इनके बारे में बताए हैं। सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा राइज होने लग गई, क्राइम, पॉवर्टी, होमलेसनेस, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो लिविंग कंडीशन थी इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा खराब थी, पुअर थी। डर्कहाइम ने सुसाइड रेट्स को स्टडी किया अर्बन एरियाज के अंदर वर्सेस रूरल एरियाज के अंदर, और उन्होंने इन सोशल इंटीग्रेशन लेवल्स पे उनको लिंक किया। तो डर्कहाइम की भी अपनी सुसाइड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टडीज है, जहाँ पे उन्होंने दोनों एरियाज के अंदर सुसाइड रेट्स को कंपेयर किया ना। फोर्थ हम बात करते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड एनलाइटमेंट। जो एनलाइटमेंट थी वो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर देखी जाने लग गई, जहाँ पे लोग रीजन, लॉजिक और एम्पेरिकल एविडेंस की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सोशोलॉजिकल थॉट लोगों की इन्फ्लुएंस हुई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो साइंटिफिक मेथड थी सोसाइटी के अंदर वो हमें अप्लाई होते हुए दिखे। कॉम्टे और डर्कहाइम जैसे थिंकर्स थे, उन्होंने पॉजिटिविज्म को प्रमोट किया, और उन्होंने ऐसा आइडिया वो सोसाइटी के अंदर लाना चाह रहे थे ताकि सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। वहीं पे रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन देखी गई, जहाँ पे मैक्स वेबर ने एनालाइज किया कि कैसे जो मॉडर्न सोसाइटीज है वो एफिशिएंसी को प्रोटाइज कर रही है ओवर द ट्रेडिशन। तो ये जो एनलाइटमेंट थी, इसकी वजह से स्कॉलर ने सोसाइटी को साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना शुरू कर दिया, जो कि सोशियोलॉजी की एक फाउंडेशन क्रिएट और शेप होता हुआ हमें दिखा ना। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। जब आपने प्रेजेंटेशन वाले जो पॉइंट देखा था आपकी पीडीएफ के अंदर, तो वहाँ पे यही है प्रेजेंटेशन कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको प्रेजेंट करना है। तो आपका लास्ट पार्ट होता है हमेशा आंसर का, दैट इज कंक्लूजन, और आपको अपने हर एक आंसर के बाद उसमें कंक्लूजन लिखनी है। विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया, जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं कि वो एज अ सब्जेक्ट जब इमर्ज हुआ बिकॉज सोशो इकोनॉमिक चेंजेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर आ रहे थे, और ये चेंजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से आ रहे थे। तो जितने भी अर्लियर सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि इन सब चेंजेस को स्टडी करने के लिए और इन सब चेंजेस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़ का, इसका हमें स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम पे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट निकल के आया, और आज भी सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स सभी सब्जेक्ट्स जो हैं कंटिन्यू हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं विद इन सोशियोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये सब सब्जेक्ट स्टडी किए जाते हैं, और कैसे इन सब इश्यूज की वजह से क्या ह्यूमन सोसाइटीज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, एंड हाउ आर ह्यूमन सोसाइटीज कोपिंग विद देम, राइट, कोपिंग विद दिस चेंजेस। तो वो हमें सोशियोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था, जिसके अंदर हमने जाना कि कैसे जितने भी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर, कैसे उन उन चेंजेस की वजह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट, एक एकेडमिक डिसिप्लिन एज एज स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी इमर्ज हुआ। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 1, इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया। लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द आंसर, हाउ डू यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर आप ऐसे ही बेस्ट कंटेंट चाहते हैं फॉर योर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, फॉर योर एमएसओ सब्जेक्ट, सो please subscribe to my channel, please like the video and share it with your friends. I will see you very soon with question 2. Till then study well, keep on writing your assignments. I hope आप सब बहुत अच्छा स्कोर करो in your assignment. Till then, bye bye.